इस अशांत समय में तमाम संकटों के साथ संसार करुणातिका और वेदना से भरा हुआ है, जिसे मनुष्य अपने साथियों तक पहुंचता है, और वो भी विशेषकर प्रेम और सहानुभूति की उपस्थिति के बगैर। इन परिस्थितियों में एक कलाकार की भूमिका क्या है? आइए हम सब मिलके समकालीन कला में भारतीयता का बोध इस विषय पर कला परिचर्चा करें। भारतीय समकालीन कला का परिदृश्य तकरीबन आजादी के बाद 1950 में जब प्रोग्रेसिव ग्रुप की स्थापना हुई तब से माना जाता है। उससे पहले बंगाल काल जो है वो पुनर्जागरण कला का युग कहलाता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले इसकी पूर्व भूमिका निसर्गबाई हमें दें कि 50 से लेकर अब तक के कला के परिवेश में क्या क्या चीजें हुई और किस तरीके से उसमें भारतीयता का बोध हो पाया है। मैं निसर्गबाई से विनती करता हूं कि वो इस पर चर्चा शुरू करें। सबको मेरा प्रणाम। कला मानव चेतना, उसका एक ऐसा अर्थ है जो सदियों तक सभी मानव को कुछ न कुछ प्रदान करता है। कला सौंदर्य और आनंद से संलग्न है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मूलतः बात यह है कि वो अभिव्यक्ति है। भारतीय सांप्रत कला में अगर हम देखें कि भारतीयता किस तरह से आई हुई है, तो मैं पहले ये बात बताना चाहूँगा कि सांप्रत कला को हम दो विधा में पहले विभक्त करेंगे। एक जो कला है वो परंपरित कला है, जो सदियों से भारतीय चेतना को लेकर चलती है, अभी तक वो चली जा रही है, गांवों में, अरण्य विस्तार में। और कुछ शिष्ट कला है जैसे कि पिछवाई है, तो वैसे मधुबनी है, पटचित्र कला ओडिशा के हैं, वो सब पारंपरिक कलाएं हैं। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि अजंता से लेकर मिनिएचर पेंटिंग पाल काल में 12वीं सदी में बना है, और पेंटिंग बाद में गुजरात में आए और मुगल साम्राज्य के बाद वो कलाएं विकसित हुई। बाद में राजपूत कला, जो राजस्थानी कला और पहाड़ी कला, दो अलग अलग जगह पे विकसित हुई। तो ये भी पारंपरिक कला ही थी, लेकिन शिष्ट कला थी, क्योंकि वो एक शास्त्र से जुड़ी हुई कला थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कुछ बिखर गए, कुछ टूट गए, और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज एकेडमिक आर्ट, उसका हम महत्व स्वीकारने लगे। राजा रवि वर्मा को आप सब लोग पहचानते हैं। तो राजा रवि वर्मा ने जो स्टाइल है, टेक्निक है, वो पाश्चात्य से ली, फिर भी उसमें भारतीयता थी। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति और माइथोलॉजी जिसको घर घर तक पहुंचाया, वो सबसे बड़ा कोई कलाकार, प्रभावित कलाकार कोई रहा हो तो राजा रवि वर्मा है। तो ये भारतीय चेतना उसने उजागर की। और बाद में जो बंगाल की कला के बाद की कन्हूभाई साहब ने, तो जो रेनेसां हुआ, तो उसमें भी भारतीयता थी। लेकिन जो प्रोग्रेसिव आर्ट आए, तो तब से कुछ ऐसा हुआ कि पाश्चात्य संस्कृति में, जिसे हम मॉडर्न आर्ट बोलते हैं, तो आधुनिक कला उसका प्रभाव था, तो वो हमने स्वीकृत किया। तो ये बात ये हुई कि हमारी जो पारंपरिक कला थी उससे कुछ अलग था। बहुत अच्छा भी हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कला का जो मूलतः अर्थ है
वो सत्यम शिवम सुंदरम से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कला बिल्कुल शिव से जुड़ी हुई है। हम लोग आघातक कुछ नहीं स्वीकार करते। हम शुभ में, कल्याण में, शिवत्व में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारा ऐसा बिल्कुल शास्त्र है कला का, जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, अग्नि पुराण है, और बाद में शिल्प कला आई, शिल्प शास्त्र। तो वो सब जो हमारे मूलतः ग्रंथ हैं, उससे कुछ ये टूट गए थे, उसका नाता टूट गया, क्योंकि पाश्चात्य कला हमने स्वीकार तो की, लेकिन हमारी जो धरोहर। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पारंपरिक कला वो हमसे छूट गई, और हमने जो बाहरी कुछ लिया, तो उस कला में, जिसको हम सांप्रत कला बोलते हैं, उसमें मैं 3 तरह से बात करना चाहूंगा कि 3 अलग अलग हिस्सों में ये कला को रखेंगे। तो कंटेंट, दूसरा स्पिरिट, तीसरा शैली यानी स्टाइल, और चौथा जो टेक्निक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत में 5वीं सदी 1950 के आसपास जो भी कला हुई, उस कला में कंटेंट और स्पिरिट, ये दोनों कुछ भारतीय नहीं थे। बाद में धीरे धीरे हम लोग हमारी जो चेतना है उसको पहचानने लगे। तो अभी की कलाकार की मैं बात करूँ तो मंजीत बावा है, तो उसने क्या किया, हमारी माइथोलॉजी है उसको उजागर की। इसी तरह ही तैयब मेहता है, तो उसने भी काली और ऐसे जो कुछ चित्र बनाए, तो उसमें स्टाइल और टेक्निक अलग है, लेकिन जिसे हम भारतीयता बोलते हैं, वो भारतीयता बिल्कुल आ गई। इसी तरह हम देखें तो एम ए हुसैन ने भी ऐसा किया कि वो उसमें भारतीय चेतना आई, क्योंकि हमारी माइथोलॉजी है, सरस्वती है, गणपति जी है, वो सब तो है, कृष्ण भी है। साथ साथ में उसने क्या किया कि भारतीय परंपरा में रेखा, जिसे हम बहुत महत्व देते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो ऐसा कहा गया है कि कलाकार को सबसे ज्यादा रेखाओं का महत्व करना चाहिए। तो ये सब आया। अंजलि मेनन, अभी माधवी पारेख जो चित्रकला, तो उसमें क्या है कि बिल्कुल भारतीयता आ गई है। तो मैं ये बहुत कहना अच्छी चाहूंगा। बात निसर्ग भाई, हाँ जी, आपकी बात सही जा रही है। मैं फिर से आपको दूंगा। मैं बताता हूं कि भारतीय समकालीन कला का स्वरूप जो बना, हाँ जी, उसमें सामाजिकता के ऊपर ध्यान दिया गया, हाँ जी, समकालीन जीवन की त्रासदी और अमूर्तन, लोक हाँ कला जी, के भी प्रतीकों का उपयोग उसमें किया गया, हाँ और जी, समकालीन कला के रूप में नया आविष्कार हुआ। हाँ जी, लयान्वित सौंदर्यानुभूति को खोकर हमने नए चौंकाने वाले रूपों का चयन किया। हाँ जी, मानव जीवन की वैश्विक समस्याओं का रूपांकन व सार्वभौमिक सत्य कला के विविध प्रकारों में, हाँ जी, रूपों के अनगिनत उत्सव में, जैसे पिकासो, रविंद्रनाथ और हुसैन की भी कृतियों इस सार्वभौमिक सत्य से परे नहीं है। हाँ जी, एक परिवेश, उसके समुदाय, रिवाज, अनुभव, संघर्ष, और तब उसके संचारी रूपकारों की बदलती शक्लों में प्रयोग की, चाहे कितनी भी बहुछविता हो, घटित हो, उसमें बुनियादी रूप से एक आगत या विगत क्षणों को बांधने की कला का ही यही अनुष्ठान है, जिसे शब्द साहित्य बनाता है, स्वर संगीत बनाता है, भाव नृत्य और अभिनय नाटक बनाता है। जाहिर है कि कला को रंग और रेखाएं तय करती हैं, जिसमें कलाकार एकाग्र भाव से अपने अनुभव को अपने विचार में मिलाता है, और धीरे धीरे एक संसार हमारे सामने समकालीन कला का प्रकट होता है। इसमें बहुत सारे कलाकारों ने अपने भिन्न भिन्न रूपकारों से काम किया, जैसे आपने बहुत सारे कलाकारों के नाम गिनाए, उसमें जे स्वामीनाथन का भी नाम लिया जा सकता है कि जिन्होंने आदि कलाओं से भी बातचीत लेकर काम किया है। तो मैं निरुपमा जी से कहना चाहूंगा कि वो अपनी लोक कला समकालीन कला को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, उसके बारे में निरुपमा जी हमें बताएं कि लोक कला किस तरीके से समकालीन कला को प्रभावित करती हैं। हाँ, ठीक है। नमस्ते कनु भाई, और नमस्कार। मेरे साथ, हाँ, और मेरे साथ जुड़े हुए सभी आर्टिस्ट को भी मैं नमस्कार कहती हूँ।
और वेस्टर्न कल्चर का मैं आभार मानती हूँ कि जिन्हें मुझे यहाँ यह मंच दिया। तो इस वेबिनार में समकालीन कला के बारे में, लोक कला का उपयोग कैसे है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। तो लोक कला शुरुआत में आदिमानव की गुफा से शुरू हुई और वहां से निकलकर नदी के पट में जो मानवी लोक समूह में रहने लगे, वहां से फिर उसका आगे बढ़ा और ग्रामीण क्षेत्र में आई और सभी ने उसी समय अलग अलग अपने अपने ढंग से वहां पे लोक कला के फॉर्म को दर्शाया है, ये हम जानते हैं। और समकालीन कला कई शैलियों और स्रोत से प्रेरित है। जैसे कि भारत में हम देखें तो लोक कला में मधुबनी लोक कला का निर्माण हुआ, मिनिएचर का हुआ, वारली, घोड़ा, पिठोरा, मिनिएचर, कालीघाटी। तो ये सब अलग अलग लोक शैली में लोक कला के अलग अलग फॉर्म हुए और ये सब हमें इस कला के साथ भी जोड़ता है, आज की कला के साथ। ये लोक कला में पशु पक्षियों, प्रकृति के, रामायण महाभारत के पात्रों को दर्शाया, देव देवताओं को भी मान्यता दी गई है। तो ये सब चित्र किए जाने लगे थे और उसमें देखे तो कौन कौन फॉर्म, तो हाथी, अश्व, बाघ, मच्छर, ये सभी का फॉर्म भी दर्शाया था। और इस फॉर्म को उसने देव मानकर पूजा करनी शुरू कर दी और फिर गाय को भी उसने उस समय पूजा करनी शुरू कर दी उसी फॉर्म में। और ये सब आज भी हम गाय का वही फॉर्म अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग माध्यम से अलग अलग अपनी शैली में दर्शाते हैं और समकालीन में उसका उपयोग करते हैं। और बहुत अच्छी बात कही निरुपमा जी आपने। थैंक यू कनु भाई, बहुत अच्छी बात कही। मैं फिर से हाँ, आपको जोड़ूंगा। ये हमारे यहाँ हाँ, लोक कलाएं जो रही, आदि कलाएं जिसे कहते हैं, और अभी जनजातीय कलाएं जितनी भी हैं, हाँ, वे भारत में अनुष्ठान के तौर पर वो मूलतः काम किया गया। जैसे पिठोरो है कि सांजी है, ये सारी कलाएं अपने आप में एक अनुष्ठान रही हैं। ये अनुष्ठान होते हुए जब ये नई समकालीन कला का आविष्कार हुआ और प्रगतिशील कलाकारों ने अपने आप को पश्चिम से जोड़ा और पूर्व को उजागर करने के लिए जिस तरीके से भारत के फॉर्म्स में जोड़ा, हाँ, तो उसमें ऐसे कहते हैं कि कलाकार ऐसे जीवन रहस्यों, तथ्यों और विचार सरणियों की ओर लौट सकता है जिस पर उसका मानस लगातार मंथन करता है। इतिहास, दर्शन और जीवन को रागात्मक विषय, इसी कारण इसकी सर्जना के तत्व बनते हैं। वो भविष्य की अवधारणाओं पर भी काम कर सकता है और उसे एक नए विमर्श में ला सकता है। समग्रता में कहें तो कलाकार का जो वस्तु जगत है वो अभिप्रेत से अधिक अंतर संवाद की भूमि है, जिसमें जहां के बिना हम कलाकार को जानने का दावा भले ही कर ले, लेकिन कलाकार को जानना संभव नहीं है। भारतीय चिंतन में कला एक मुक्ति की प्रक्रिया भी है अभिजीत भाई। वो कलाकार को उन अनुभूतियों से मुक्त करती हैं जो उसके अंतस में गहरे धसी होती है। कलाकार को उन अनुभूतियों से मुक्ति तभी मिलती है जब वो अपने अंतस में जमी अनुभूतियों का सर्जन कर उसकी जकड़ से मुक्त होता है। दोस्तों, मैं अभिजीत भाई को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार सभी लोगों को। हमारे यहाँ जो कला इस वक्त चल रही है, जिसे हम समकालीन कला कहते हैं, उनका शुरुआत तो बहुत पहले, आजादी के पहले हुआ था। जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हुई, मॉडर्न आर्ट आया, तभी भी हमारे कलाकार हमारी भूमि से जुड़े हुए।
सिर्फ उनका टेक्निक ही बदल गया था। रजा, सुजा, हुसैन, गायतोंडे, वो सभी ने अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया, मगर उसमें जो पात्र थे, जो सब्जेक्ट थे, वो तो भारतीय ही थे। सुजा ने कितने सारे तंत्र की सब्जेक्ट लेकर पेंटिंग्स बनाए हैं, हुसैन साहब ने बनाए हैं, और सभी लोगों ने बनाया है। मगर इस वक्त जो कलाकार हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं, भूपेन खक्कर हैं, अतुल डोडिया हैं, और दूसरे बहुत सारे कन्हूभाई आबदी हैं, वो लोग ने क्या किया कि जो कंटेम्पररी कैरेक्टर्स हैं उनका उपयोग करके भारतीयता को रजू किया। जैसे भूपेन खक्कर के चित्रों में हम देखते हैं तो स्ट्रीट्स में हम जाते हैं, शहरियों में जाते हैं, ऐसे जो लोग मिलते हैं, कारपेंटर मिलता है, बार्बर मिलता है, हजाम नाई मिलता है, तो ऐसे लोगों को भी उन्होंने अपने चित्रों को सब्जेक्ट बनाया। ये इसलिए हो सकता है कि उनका जमीनी सांस्कृतिक संलग्नता हमारी चेतना के साथ है। आप विदेश में जाएं, नॉर्मन रॉकवेल के चित्र देखें तो उसमें भी ऐसा देखा जा सकता है, मगर वहां का जो परिवेश है और हमारा जो परिवेश है वो दोनों अलग अलग है। यहाँ भूपेन ने, शेख साहब ने पूरा मोहल्ला दिखाया, पूरी स्ट्रीट्स दिखाई, मगर यहाँ पूरी भारत था, यहाँ का परिवेश था। तो उनकी जो टेक्निक थी वो, जिसे हम मॉडर्न कहते हैं, जिसे हम समकालीन कहते हैं, ऐसी अलग थी। फिर अतुल डोडिया है, बहुत सारे चित्र ऐसे भी हैं जो हमें भारतीय नहीं लगते, मगर ऐसे चित्र भी हैं जहां आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय कलाकार कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने जो सब्जेक्ट दिए। अतुल डोडिया ने ही वो दिखाया कि गांधी जी के चित्र बना है, उसके साथ उनकी जो सब्जेक्ट्स थे, उनकी जो मूवमेंट्स थी, उनको भी विषय बनाया। आपने कन्हूभाई, आपने भी जो मास्क की सीरीज, उसमें बहुत सारे भारतीय एलिमेंट्स आए, तो ये सभी चित्रों में जो भारतीयता दिखती है, ये भारतीयता का जो अनुभव है उसमें से आती है। तो हमारी जो टेक्निक है वो बदल गई है, जो रजुआत की शैली है वो बदल गई है, उसको जब हम मॉडर्न कह सकते हैं, मगर ये भारतीयता से अलग नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। और बहुत सारे कलाकार हैं, ये मैं नाम बहुत सारे दे सकता हूँ। और जो आध्यात्मिकता है, एक्सप्रेक्ट है, एक पांडिचेरी के आर्टिस्ट धनवंती, उनके चित्र हम देखते हैं तो पूरे एब्स्ट्रैक्ट हैं, उसमें फिगर्स नहीं है, सिर्फ कलर ही है, मगर वहां हम एहसास कर सकते हैं कि यहाँ भारतीय आध्यात्मिकता की बात। तो ये जो जुड़ा हुआ एक लिंक है कलाकार का और हमारी संस्कृति का, वो ही बहुत महत्व रखता है। बहुत अच्छी बात कही अभिजीत भाई। उसमें मैं एक कलाकार को और जोड़ना चाहूंगा। उन कलाकार का नाम है ए रामचंद्रन। हाँ। ए रामचंद्रन दिल्ली में रहते हैं और उनके काम से मैं भी बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने समकालीन कला में भारतीयता की नई खोज उसमें नींव के तौर पर डाली है। उनके काम देखे तो एक ययाति की पूरी सीरीज है। उन्होंने शुरू में अजंता से प्रेरित होकर और मिनिएचर स्टाइल से प्रेरित होकर, जैसे आपने बताया और कलाकार भी ऐसे ही प्रेरित होकर उन्होंने अपनी शैलियां बनाई, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से इन मोटिव्स को लिया और उसमें समकालीनता बहुत अच्छी तरह से प्रकट की। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री जयेंद्र शेखड़ीवाला जी को कि वो समग्र कलाओं में, वो चाहे कविता हो, नाटक हो, शिल्प हो, स्थापत्य हो, उसमें भारतीयता कैसे प्रकट होती है। तो मैं श्री जयेंद्र शेखड़ीवाला जी से निवेदन करता हूं कि वो इन सभी सारी कलाओं में भारतीयता कैसे प्रकट होती है और उसका बोध कैसे होता है, उसको बताएं हमें और हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर जयेंद्र शेखड़ीवाला। नमस्कार। आभार कन्हूभाई। हाँ जी। मैं
ये पूरी अवधारणाओं का जो प्रदेश है उससे निकल के कुछ सत्यपरक अनुभूतियों से जिसे प्रमाणित करते हैं, वो जीवन का बृहत्तर भाग जिसे हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं जानते, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा हमारे पर रहा है। जैसे कि जीवन तो पूरी एक ब्रह्मांडीय घटना है। हमारे यहाँ ब्रह्म ब्रह्मांड ऐसे शब्द सुनते हैं तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे इसका हमारे साथ कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन ये जो पूरा वेबिनार चल रहा है, जिसमें जो लोग नहीं दिखाई देते, ये उनका ही कर्तृत्व है। तो हमें जो इसका अनुभव तो हो रहा है कि वेस्ट जोन कल्चर सेंटर से हो रहा है ये, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ते नहीं। तो उससे जुड़ने के हमारे पास दो रास्ते खुले हैं जो भारतीय मनीषियों ने उसको ढूंढा है। एक है दार्शनिक रास्ता और एक है कलाई रास्ता। कलाओं से हम अपने आप के रूबरू हो सकते हैं और तत्वज्ञान से हम अपने आप से रूबरू हो सकते हैं। अब ये दो रास्तों में से हम कलाओं की बात करेंगे। तो कला है क्या? वो सिर्फ मनुष्य में ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी ब्रह्म एक कला है, उसमें सारी एनर्जियां समान मात्राओं में एक दूसरे के साथ प्रतिक्रियात्मक संक्रमणात्मक अनेक रूपों में कुछ न कुछ करती रहती है। ये जो एक्टिविटी है उसे ही हम जीवन कहते हैं। तो जो जीवन यहाँ पे पृथ्वी पे प्रकट हुआ वो उसका एक वातावरण बना जिसमें ये चेतना प्रकट हुई। वो भारत खंड जो है उसमें जो कण ब्रह्म के व्याप्त हुए, उस कणों से जो कला पैदा हुई, उन कणों से पहले तो जीवन पैदा हुआ। ये जीवन में आप देखिए कि हमारे पास प्रकाश है, बिजली है, नाद है, मैग्नेट है और ऊष्मा है। इन 5 चीजों से ये सारी एक्टिविटी चलती है। ये समान रूप से व्याप्त है। मतलब चित्र में शिल्प व्याप्त है, शिल्प में मैग्नेट व्याप्त है। तो ये सारे कण 2 रूप से हमारे साथ काम करते हैं। एक नैनो रूप में काम करते हैं और एक मैक्रो रूप में काम करते हैं। जो नैनो कण होते हैं, जैसे नाद के नैनो कण होते हैं, उससे कविता बनती है और काव्य हमेशा हम अपने साथ बात करने का जरिया बनाते हैं, वो नैनो कणों से होता है। उसके मैक्रो कण जो बनते हैं उससे आवाज निकलते हैं, कंपन, और वो संगीत तो संगीत और कविता ये नाद के साथ जाते हैं। प्रकाश और स्थितियां ये चित्रकला की बात है। प्रकाश की स्थितियां मूलतः चेतत्व के असंख्य रूपों को जो अप्रगट है उसको प्रकट करते रहते हैं और वही चित्रकला है। उसी तरह से हम तो नृत्य वो बिजली इसमें सेंटर में होती है और बिजली में आप देखिएगा कि देह, बॉडी और बिजली ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से आपको हाजिर रहना पड़ेगा। शिव जी ने नृत्य कला को इसीलिए अपने सिरमोर रखा है। उसमें लास्य का कण है, नैनो कण है और मैक्रो कण है, वो तांडव के कण है।
उसके आगे आप जाएंगे तो उसमें जो आकर्षित करता है और अनाकर्षण करता है, अनाकर्षण वाले कणों से जो चीजें निकाल लेते हैं तो एक सुषुप्त आकार प्रकट हो जाता है। और आप स्थापत्य में देखिए, सारी चीजें आकर्षित करके लाते हैं। तो ये सारी कलाओं का जो भाव करता है, तो भारतीय भावक वो भाव से बने हैं, चित्त से नहीं। पाश्चात्य और जीवन के सारे व्यवहार बाह्य रूप में प्रकट होते हैं, विज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं, उसकी कैलकुलेशन के रूप में प्रकट होते हैं, प्राकृतिक रूप में प्रकट होते हैं। जबकि भारतीय कलाओं में हमारा स्व, हमारा आत्म तत्व, जिसके डीएनए वो ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, तो आत्मबल, श्रद्धा, ये सारी चीजें हमारे कलाकारों में पड़ी है और उसका एक अनंत के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए वो जब हमारे साथ प्रकाशित होती है हमारे कलाकारों के द्वारा, तो वो जीवन का रूप ले लेते हैं। इसलिए आप देखिए कि हमारी परंपराएं, हमारे रीत रिवाज, व्यवहार, वर्तन, सारी की सारी चीजें हमारे जीवन में फैल के बैठी है। तो कला हमारे जीवन से कोई और अलग चीज नहीं है। शादी आई तो भाई गणेश जी का स्थापन कर लिया, हम तो मंदिरों में कला का स्थापन करते, वहां पर भी अनंत को देखते हैं, हम नदियों में देखते हैं। तो हम जो जो चित्र बनाते हैं वो कभी भी भारतीय कलाकार बाह्य चीजों का प्रतिक्रिया नहीं करता, चित्र से प्रतिक्रिया करके वो चित्र नहीं बनाता, वो अपनी भाव संवित्ति से पूरे ब्रह्म का सूक्ष्मतम रूप को अनुभूत करता है, उससे प्रतिभावित होकर वो चित्र बनाता है। इसलिए पश्चिम में जो होता है, और आप पश्चिम की एनाटॉमी देखिए, वो नाप के, जबकि हमारे चित्र का काम करते हैं तो उसमें जो आकार होता है वो आकार स्वयं कर हमारी स्फूर्णाओं से जुड़ जाता है। हाँ जयेंद्र में बहुत सरस रीते आपकी बात समझावी आपे। भारतीय समकालीन कला में भारतीयता का बोध मूलतः जीवन और कला अपनी व्यापकताओं के साथ प्रागट्य की ओर अग्रसर रहती है और उसी से दार्शनिक, सामाजिक एवं प्राकृतिकता को, वस्तुरूप अनुभूत्य बोध को वो प्रकट करती है। इसलिए कला का प्रभाव मानव को अपने चित्त और चेतना के साथ मूलगामी रूप में जोड़ता है। तो मैं एक चीज के एक छोटी सी पूर्ति है। हाँ जी जयेंद्र भाई। हाँ, एक छोटी सी पूर्ति करना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये जो कलाओं का हमारा जो दो विभाजन है, क्या हमारी सेल्फ और ब्रह्म और हमारा प्रकट रूप, तो प्रकट रूप काल से बद्ध है और जो हमारे अंदर जीवित है वो काल उससे भाग नहीं सकता, और जब बाहर प्रकट होता है तो इसलिए ये होता है कि काल के हिसाब से, है ना, खेत में जब चीजें होती है तो वो तोल माप वाला नहीं चलता, वहां पे कैरी आंबे पे होती है तो तेल माप नहीं चलता, लेकिन वो सब्जी मंडी पे आएगा तो उसका प्राइस लगेगा। तो ये चीज है कि आज की जो कलाएं हैं उसमें भारत और भारतीय अनुचित रूप में पड़ा है, जिसको हमें अब उजागर कर लेना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सबका। निसर्ग भाई। हाँ जी, कनु भाई ये अच्छी बात कही सर ने। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिसे हम भारतीयता बोलते हैं, पहले ये समझ लें। तो भारतीयता की जो जड़ें हैं बहुत गहरी हैं। हमारी जी जो एस्थेटिक सेंस है वो भी गहरी है। तो अभी क्या होता है कि हम टेक्निक बाहर से स्वीकारें और शैली भी बाहर स्वीकार, लेकिन हमारी जो चेतना है उसको हम पात्र चेतना यानी कि मानव चेतना बोले, स्थल चेतना बोले कि काल चेतना बोले, जो भी चेतना बोले वो सामूहिक रूप से अभी बाहर आ रही है। आप देखिए व्यापक रूप में तो अभी जो भी कलाकार काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये भारतीयता एक कोई सीमित बात नहीं है, वो तो जी ब्रह्मांड से बिल्कुल जुड़ी हुई चेतना निसर्ग है। भाई, तो वो आ इसमें रही है आज। हम पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को विनती करेंगे कि इस पे और व्याख्याएं हमसे करवाएं और पूरी भारतीयता का बोध हम उसमें कर सकें, क्योंकि ये जो है आधे घंटे में सिमटने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि भारतीयता का बोध इतना लंबा चौड़ा बोध है। तो हम उनसे विनती करेंगे और हम सभी जुड़े हुए कलाकारों का, सभी वक्ताओं का मैं आभारी हूं पश्चिम क्षेत्र की ओर से कि आपने अपना कीमती समय देकर इस गोष्ठी में, इस वेबिनार में अपना योगदान दिया और एक वक्ता के रूप में आपने बहुत ही अच्छी पुष्टि की इस विषय की। तो मैं निसर्ग भाई, अभिजीत भाई, निरुपमा बहन और डॉक्टर जयेंद्र शेखड़ीवाला का और वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के हेमंत जी और प्रवीण जी और निदेशक डायरेक्टर साहब का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये उपक्रम हर महीने हर शुक्रवार को करने का निर्धार किया है और ऐसे वेबिनार बहुत सारे होंगे। तो इस संक्रमण काल में जो जिस काल से हम पसार हो रहे हैं उसमें बहुत ही उपयोगी गोष्ठी आपने डिजाइन की है, इसलिए वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के सभी पदाधिकारियों का मैं अभिनंदन करते हुए सभी मेरे साथ जो मेरे मित्र जो वक्ता के रूप में जुड़े हैं उन सब का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद, आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बहुत अच्छी और रचनात्मक बात सुनने को मिली आपसे। नमस्कार। थैंक यू।